स्टीव जॉब्स, जिन्हें अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट भी कहा जाता है, उनका शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षमय था। उन्होंने ऐसी कई रातें देखी थी जब उन्हें पेट भरकर खाना नसीब नहीं होता था। उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में एप्पल की शुरुआत की और एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को मात दिया जिसका उस वक्त कोई इलाज नहीं था। 2005 में जब स्टीव जॉब्स को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में बुलाया गया तो अपनी पूरी जिंदगी के उतार चढ़ाव के ज्ञान को निचोड़ कर सिर्फ 15 मिनट में 3 कहानियों के माध्यम से समझाया। स्पीच ने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी ने भी इसे हाईली रिकमेंड किया। लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। आज वही स्पीच मैं सिंपल शब्दों में आप सभी को सुनाऊंगा। आवाज मेरी होगी लेकिन सब स्टीव जॉब्स। तो एक गहरी सांस लेकर स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक स्टैनफोर्ड के कॉन्वोकेशन समारोह में उपस्थित होने पर काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास आउट नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह के इतने समीप पहुँचा हूँ। यस, आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 3। पहली कहानी कनेक्टिंग द डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में है। जो रीड कॉलेज में प्रवेश करने के 6 महीने के अंदर ही मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं किसी तरह अगले 18 महीने तक वहाँ कॉलेज आता जाता रहता था। तो सवाल यह है कि मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी क्यों। वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले हो चुकी थी। मुझे जन्म देने वाली माता एक युवा अविवाहित कॉलेज छात्रा थी और वो मुझे किसी और को गोद लेने के लिए देना चाहती थी। अब इस प्रकार सब कुछ सेट था, यानी मुझे अडॉप्ट के लिए दिया जाना था और मैं एक वकील और उनकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था। लेकिन अचानक ही उन्होंने अपना विचार बदल दिया और निर्णय किया कि वास्तव में मुझे एक लड़का नहीं लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता, जो तब एक वेटिंग लिस्ट में थे, उनको कॉल आया और बताया गया हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे। तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया। बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जो लोग मुझे अडॉप्ट कर रहे हैं, पति पत्नी में से पत्नी तो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और जो मेरे होने वाले पिता हैं वो हाई स्कूल पास भी नहीं है। इसलिए मुझे जन्म देने वाली माता ने अंतिम अडॉप्ट पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मुझे गोद लेने वाले मेरे माता पिता ने मेरी माँ से वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे और जब उन्होंने ऐसा वचन दिया तब जाके मेरी माँ आखिरकार मान गई। तो इस प्रकार से कुछ मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई और 17 वर्ष के बाद आखिरकार मैं कॉलेज गया, जैसा कि उन्होंने वचन दिया था वो उन्होंने पूरा किया। किंतु गलती से मैं स्टैनफोर्ड जैसे ही एक महंगे कॉलेज के लिए चुन लिया गया था। अब मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कोई आइडिया नहीं था कि यह कॉलेज आखिरकार मुझे किस तरह से मेरी ज़िंदगी बनाने में मदद करेगा। और ऐसी जगह पे, ऐसे कॉलेज पे मैं अपने माता पिता के जीवन भर की पूरी जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही विचार किया कि लेट्स सी, जो होगा अच्छा ही होगा। अब उस समय तो सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब मैं बीते समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था उन्हें करना छोड़ दिया और मैं केवल अपने ही इंटरेस्ट की क्लासेस करने लगा। और यह सब कुछ वाकई में इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था और प्रत्येक रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट भर के खाना खा सकूं। और सही बताऊं, यह सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाद में वो मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूँ। अब शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पे कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही खूबसूरती से हाथों से डिजाइन की गई थी। अब क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया मैं कैलीग्राफी क्लासेस करूंगा और उसे बहुत अच्छे से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और एन सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में बहुत अच्छे से सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वगैरह करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है, ये सारी चीजें सीखी। यह बहुत खूबसूरत था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान के द्वारा क्रिएट नहीं किया जा सकता था और यह मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। उस समय जब मैं ये सारी चीजें कर रहा था तो ऐसा कोई विचार मेरे मन में नहीं था कि आखिरकार मैं इन चीजों का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना मैक एंड कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने मैक में डिजाइन कर दिया
और यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेजेस या प्रोपोर्शनलिटी वाले फॉन्ट्स नहीं होते। क्योंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद में मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। आप कभी भविष्य को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप केवल पीछे देखकर ही अलग अलग बिंदु जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना ही होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी ना किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। अपने गट्स पर, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म में या किसी ना किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे यह बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। चलिए मेरी दूसरी कहानी, लव और लॉस। मैं सौभाग्यशाली था कि मैं जिस चीज़ से प्यार करता था वो मुझे जल्द ही मिल गई और मैंने अपने पिता के गैरेज से कंपनी की शुरुआत की। हमने एक बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को देखकर हम दोनों में विवाद होने लगी। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उस आदमी का साथ दिया। इस प्रकार 30 साल की उम्र में मुझे मेरी अपनी ही कंपनी से पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरे पूरी की पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाला था मेरे जीवन में। अब मुझे वास्तव में अगले कुछ समय तक समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके अपने पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकेट और बॉब नाइस से मिला और सब कुछ हो जाने पर मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा था, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अब भी उत्साहित हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। कोई बात नहीं, मुझे अस्वीकार कर दिया गया, फिर भी मैं अपने काम से तो प्यार करता हूँ ना, इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। और मैं यह तब तक नहीं देख पाया था, किंतु अब मुझे लगता है एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ उस समय कुछ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब एक बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था और मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आज़ादी की वजह से मैं अपने लाइफ के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 सालों में मैंने अपनी कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू की और इसी दौरान मैं एक बहुत अमेजिंग लेडी से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस समय यह वर्ल्ड की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। और यह कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह से ठोकर मारती है, लेकिन आप अपना विश्वास मत खोइएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप असल में क्या पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना ज़रूरी है उतना ही उस काम को खोजना ज़रूरी है जिसे आप सच में एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वास्तव में संतुष्ट होने का एक ही तरीका है, आप वो करें जिसे आप बड़ा काम समझते हैं, और एक बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। यदि आपको अभी तक काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा, जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है। मेरी तीसरी कहानी का सब्जेक्ट है मृत्यु यानी डेथ। जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह का था, यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिएं जैसे कि आपकी ज़िंदगी का अंतिम दिन है तो आप किसी ना किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक छाप छोड़ दी है। तब से पिछले 33 वर्षों से प्रत्येक सुबह उठकर एक शीशे में देखता हूँ और स्वयं से ये सवाल करता हूँ, अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन होता तो मैं आज वही करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊँगा मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तब सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व, असफल होने का सारा डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रह जाता है जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं कि आप अपने दिल को ना सुने। आप नंगे आए थे, नंगे ही जाएंगे। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे स्कैन हुआ जिसमें साफ दिखाई दे रहा था मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो यह जानकारी भी नहीं थी कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार इम्पॉसिबल है, यानी कि संभव नहीं है। और अब मेरा जीवन ज़्यादा नहीं, केवल 3 से 6 महीने का ही बचा हुआ है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं, अपनी सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर लूं
जिसका डॉक्टरी भाषा में मतलब होता है कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब आप कोशिश करिए आप जो बातें अपने बच्चों से अगले 10 साल में करने वाले थे वो अगले कुछ महीनों में ही कर लें, जिससे आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। यानी आप सभी को गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई। मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी आंत में एक एंडोस्पर्म डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो वहाँ बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वो रो पड़े, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया था मुझे बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियास कैंसर हुआ है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई, सौभाग्य से मैं अब ठीक हूँ। मृत्यु मेरे इतने पास में इससे पहले कभी नहीं पहुँचा। उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक ना पहुँचे। तो यह सब देखने के बाद और विश्वास के साथ कह सकता हूँ मृत्यु एक उपयोगी लेकिन प्योर इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई भी मरना नहीं चाहता। मुझे पता है यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी मृत्यु वो स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई नहीं बचा, क्योंकि मौत ही एकमात्र जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय आप नए हैं, पर ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामा करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखिए। वह पहले से ही जानता है तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो, बाकी सब सेकेंडरी है। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिकेशन नहीं हुआ करता था। सभी कैटलॉग को टाइपराइटर, कैंची और पोलोराइड कैमरों की मदद से बनाया जाता था। वो सब कुछ ऐसा था कि मानो गूगल को एक किताब का रूप बना दिया गया हो। गूगल के आने के 35 साल पहले वो एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ। स्वीट वर्ड्स और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के अनेक संस्करण निकाले। अंत में एक अंतिम संस्करण निकाला। यह 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपकी उम्र का था। अंतिम संस्करण के पिछले कवर पर प्रातः काल के किसी गांव के सड़क का चित्र था, जिसे देखकर यदि आप रोमांचित हो तो किसी भी तरह से लिफ्ट मांगना चाहेंगे। और उस चित्र के नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यह उनका अंतिम संदेश यानी कि फेयरवेल मैसेज था। जब उन्होंने सेंड ऑफ किया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश का मैसेज दिया और मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा है। और अब आज आप सभी ग्रेजुएट हो रहे हो तो मैं आपके लिए भी यह विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्पीच आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और शायद ये स्पीच आपको अपनी ज़िंदगी बदलने में मदद करी। इस स्पीच के लिए मैंने अपनी आवाज़ दी है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत एनर्जी, बहुत टाइम और बहुत मेहनत की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जाने से पहले मैं भी आपको सेम तरह से ही सेंड ऑफ करूँगा। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू।